अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ोर का जोड़ आप देख रहे हैं समा टेलीविज़न पर और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। आज नए साल का आगाज़ हो रहा है इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के खेलों में बिलखुसूस, वैसे तो ये वाला साल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हो और बिलखुसूस खेलों में पाकिस्तान के खिलाड़ी इनफरादी तौर पर और टीम की हैसियत से जहाँ जहाँ मुल्क की नुमाइंदगी के लिए जाएँ, वो मुल्क का नाम रोशन करें और वो चीज़ें, वो अहदाफ़ जो हम 2023 में हासिल नहीं कर पाए हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी 2024 में वो हदफ हासिल करें, मुल्क का नाम रोशन करें, इस सब सिलाली परचम को बुलंद करें। इसी दुआ के साथ हम आज के इस साल के पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और वैसे बात यह है कि आप जानते हैं कि हमें ज़रा अच्छी ख़बरें कम कम ही मिलती हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करें, पाकिस्तान की हॉकी की बात करें, किसी भी खेल की बात करें, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सुनने को नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छी चीज़ों की तलाश जारी रहती है। पाकिस्तान की एक अच्छी चीज़ ये हुई है आज के हिसाब से कि एक तकरीब थी ऑस्ट्रेलिया में, वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया के उसमें शरीक थे और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी वहाँ पर शिरकत की। तो मुस्कुराते चेहरे के साथ आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर भी सामने आई हैं। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है कि ज़का अशरफ साहब भी ग्लेन मैकग्रा से मिले हैं, उसकी तस्वीर भी आई है। तो ये तस्वीरें साल के आगाज़ तक तो अच्छी हैं। फिर पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जुनैद खान को अंडर 19 टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया है। उसके साथ साथ 19 बरस तक पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह यानी कि सदर रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन साहब ने खराबी सेहत की वजह से मज़ीद काम करने से माजरत की है और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। उनकी जो सेहत है उसके लिए हम दुआ हैं। उनके 19 साल कैसे थे ये दीवारों पर लिखा हुआ है कि वो कामयाब रहे या नाकाम रहे, तारीख़ इसका फ़ैसला भी करेगी। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ साहब की फ़्लाइट मिस हो गई है। लोग इस पर भी बहुत बात कर रहे हैं कि क्या वाकई ये कोई डिसिप्लिन तो बहुत सख्त सुना जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर लागू होगा, क्या ताख़ीर क्यों हुई है और क्या वजह है। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान की हॉकी में भी कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर आ रही हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक मीर बुगटी साहब जो हैं, उन्होंने आज फवाद हसन फवाद साहब जो कि IPC के मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात की है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने वफाकी सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात की है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कुछ अहम इक़दाम भी उठाए हैं। देखना यह है कि ये किस हद तक पाकिस्तान की हॉकी के लिए बेहतर साबित होते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है जैसा कि आप जानते हैं, और आज भी आराम है, लेकिन कल का जो दिन है उसके बाद पाकिस्तान इस सीरीज़ के तीसरे टेस्ट मैच के हवाले से तीसरा टेस्ट मैच खेलना है। इस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम डार साहब, आप स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फिर तजिया भी करते हैं खेलों पर। डार साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट जनाब फरीद खान साहब भी आज इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डार साहब, साल का आगाज़ हुआ है, पाकिस्तान की टीम साल के अख्ताम पर तो टेस्ट मैच हार गई थी, लेकिन 3 तारीख को तीसरा टेस्ट मैच शुरू होना है। तारीख भी 3 है, टेस्ट मैच भी तीसरा है, तो आपको लगता है, कहीं आपको उम्मीद है कि तारीख बदल भी सकती है? इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान थर्ड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और प्रॉब्ली जो है लक ने जो है ना फेवर ऑस्ट्रेलिया को किया, दैट इज़ वाई वी लॉस्ट द मैच। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो 2-3 चेंजेस इस टेस्ट में होने वाली हैं उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड आई थिंक पाकिस्तान एक अच्छा स्टार्ट लेगा। ये थर्ड टेस्ट मैच जो है ना इंशाल्लाह पाकिस्तान के नाम अच्छा आगाज़ लेगा। आपको जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उनकी वजह से उम्मीद है, या फिर 2 टेस्ट मैच हारने के बाद पाकिस्तान, अब आप समझते हैं कि जीत की उम्मीद के बगैर कोई रास्ता नहीं है? मेरे ख्याल में जो तब्दीलियाँ हैं दे विल डेफिनेटली उनका एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। सुनने में आ रहा है कि साइम अयूब को मौका मिल रहा है। आई थिंक इमाम उल हक काफ़ी अरसे से जो है ना वो कोई अच्छी इनिंग्स बाहर नहीं खेल पा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। सो आई थिंक साइम अयूब का आना, इसी तरह 1-2 और जो चेंजेस हैं, साजिद खान भी हो सकता है कि जो हमारे स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं उनको भी खिलाया जाए। हाँ, उनका भी चांस बन रहा है। तो आई थिंक इससे जो है ना मैं व्हाट आई फील इसके पाकिस्तान के चांसेस बहुत बेहतर हैं। एंड सेकेंडली जिस तरीके से पाकिस्तान ने अच्छा टफ टाइम दिया ऑस्ट्रेलिया को सेकंड टेस्ट मैच में, वो भी उसकी वजह से पाकिस्तान का जो है ना मोराल काफ़ी हाई और बेहतर होगा। ठीक है, मोराल आपके ख्याल में दूसरे टेस्ट मैच में अच्छा खेलने के बाद हाई होगा। फरीद खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं? एक आज तकरीब भी हुई है जिसमें ऑस्ट्रेलिया वज़ीर आज़म भी शरीक थे, पाकिस्तान के खिलाड़ी भी थे, हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ हमने तस्वीर देखी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब भी ग्लेन मैकग्रा से मिले हैं, वो भी एक तस्वीर जारी हुई है। आपको लगता है कि पाकिस्तान ठीक बढ़ रहा है अपने तीसरे टेस्ट मैच की तरफ?
ये जो तकरीब की आप बात कर रहे हैं, ये जब प्रैक्टिस मैच था प्राइम मिनिस्टर्स 11 के साथ, उससे पहले भी की गई थी। वहाँ पर भी सारे मौजूद थे, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर बुलाया था। और ये उनकी रवायत है, जब सिडनी में जाती है कोई टीम को विजिट करती है टीम, तो वो उनको अपने वहाँ पर बुलाते हैं और इसी तरह तस्वीर जो हमें देखने में मिलती हैं। और जहाँ तक ग्लेन मैकग्रा की बात है, वो थर्ड टेस्ट जो सिडनी का टेस्ट है वो रखा ही पिंक टेस्ट के तौर पे जाता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान प्लेयर्स ने भी पिंक कैप्स जो थी वो आज पहनी हुई थी, और हसन अली की भी आपने तस्वीर देखी होगी उनके साथ। यूनाइट इन पिंक जो है वो एक अवेयरनेस कैंपेन है उनकी, उसके हवाले से वो जो है तस्वीर आपने देखी है सारी। और डेविड वार्नर भी, बल्कि उन्होंने अपनी ओडीआई जो है क्रिकेट, उससे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने डोर ओपन रखा हुआ है कि मैं वापस आ सकता हूँ अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में स्केड्यूल्ड है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया मुझे चाहता है। साथ साथ पाकिस्तान की जहाँ तक टीम की बात है, आई थिंक अभी तो आज उन्होंने की है ट्रेनिंग, वहाँ पर नेट सेशन भी हुआ आज, कल भी एक प्रैक्टिस सेशन है, फिर परसों टेस्ट मैच है, तो उसमें तो मोराल अच्छा ही लग रहा है। चेंजेस की जहाँ तक बात है, सुनने में तो एक चेंज फिलहाल आ रहा था जो ताइम अयूब का है इन प्लेस ऑफ इमाम, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने इमाम के स्टार्ट्स अवे टूर्स पे आपके साथ डिस्कस किए भी थे। बहुत ज़्यादा एवरेज जो है परफॉर्मेंसेज नहीं है, तो 20s में जो एवरेज है उनकी, तो आई थिंक वो अब तो ऑन द कार्ड्स है चेंज, वो तो होगा। कर्नल साहब, ये जो तब्दीलियों की बात है और पाकिस्तान टीम की मजमूई तौर पर जो 2023 में हमने क्रिकेट खेली है, आपको लगता है कि बाकी खेलों में तो हम ये बात करते हैं ना कि सहूलियात की कमी है, बुनियादी ढांचा नहीं है, लेकिन क्रिकेट में तो सब कुछ है, ना सहूलियात की कमी है ना कोई बुनियादी ढांचे में ऐसी चीज़ें, आपको भरपूर तरीके से मौक़े मिलते हैं, फिर भी टैलेंट हमारा उतना कामयाबियाँ क्यों नहीं हासिल कर पा रहा? देखिए, बात यह है कि मेरे ख्याल में हमें इंडिया की तरफ देखना पड़ेगा। जिस तरह राहुल द्रविड़ को उन्होंने अंडर 19 में लगाया। कर्नल साहब, आप कह रहे हैं इंडिया की तरफ देखना पड़ेगा? यस, देखिए बात यह है कि कहीं से भी अच्छी चीज़ मिले वो ले लेनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान को ग्रास रूट लेवल, दैट इज़ अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, यहाँ पे बेस्ट कोचेज़ लगाने चाहिए और वहाँ पे हम एक खेप तैयार करें जो कि पाकिस्तान के पास आए और हमारे पास हर प्लेयर के 2-2 सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। तो आपके ख्याल में जो पाथवे है पाकिस्तान का वो कहीं ना कहीं मुतासर है? डेफिनेटली है ही नहीं, देयर इज़ नो पाथवे। आप देखें जितने प्लेयर्स हमारे पास आ रहे हैं वो अंडर हम ले रहे हैं, ये जो हमारी अंडर T20 चैंपियनशिप से ले रहे हैं, PSL से ले रहे हैं, PSL से ले रहे हैं। तो जब तक हमें ग्रास रूट लेवल, दैट इज़ अंडर 19, जहाँ पे हमारी एक अच्छा पाथवे हम नहीं देते अपने बच्चों को, हम कभी भी जो है ना पाकिस्तान के पास जो टैलेंट हमारे पास है हम उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम उनको मुनासिब पाथ पे नहीं देंगे। फरीद खान साहब, ये जो तीसरा टेस्ट मैच है, एक तब्दीली की जैसे इमामुल हक की बात हुई है, एक सख्ती की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ऊपर खासी सख्तियाँ हैं। अगर कोई सोता हुआ पाया गया ड्रेसिंग रूम में तो उसको $500 जुर्माना हो जाएगा। इन्हीं खबरों के दौरान एक खबर ये भी मिलती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर्स जो हैं उनकी फ़्लाइट मिस हो गई, तो लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं आज के अगर खिलाड़ी के सोने के ऊपर उसको $500 जुर्माना हो सकता है, तो फिर अगर टीम डायरेक्टर लेट पहुंचे फ़्लाइट के लिए तो फिर उनको भी जुर्माना होना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली मैंने सुबह वो माजिद भाई की न्यूज़ थी जो पढ़ी थी, उनमें बताया था उन्होंने कि फ़्लाइट मिस कर दी मोहम्मद हफीज़ ने। मेरे ख्याल से अपनी अहलिया के साथ वो एयरपोर्ट पे मौजूद थे, लेकिन शायद कॉफ़ी वगैरह ले रहे थे। और बड़ी हैरानकुन बात है कि शान मसूद लिखा हुआ वो भी उनके साथ ही थे, लेकिन शान चले गए टाइम पर और हफीज़ साहब को किसी ने मैसेज करके भी नहीं बताया कि फ़्लाइट जो है वो निकलने वाली है। और प्रोफेसर साहब जो है वो जब बंद हो गए दरवाजे तब जाकर रिक्वेस्ट करते रहे कि आप मुझे अंदर आने थे। लेकिन खैर जो बात है वो तो है, $500 जुर्माना तो है अगर आप ड्रेसिंग रूम में सोए पाए जाते हैं या लेथार्जिक या लेजी अगर फील्ड पर जो उन्होंने रखा हुआ है। अब पता नहीं वो अपने ऊपर उनके लागू होता है या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ प्लेयर्स के लिए रखा है, यहाँ से मैनेजमेंट स्टाफ भी इन्वॉल्व है। लेकिन मैंने आपसे बात की थी ऑफर भी 2 दिन पहले कि वो इंडियन शो मुझे याद आता है जहाँ पर आप उनके रूल्स ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर वो हूटर बजता है और आपको फ़ाइन होता है। मुझे तो लग रहा है किसी शो में शायद गए हुए हैं प्लेयर्स जो हैं, जहाँ पर या तो वो प्ले ग्रुप के बच्चे हैं जिन पे इस तरह के रूल्स जो हैं लागू किए गए हैं और फिर वो खुद ही जो हैं आप ब्रेक कर रहे हैं। तो खैर ये तो मतलब ऑन लाइटर नोट बात थी। लेकिन पाकिस्तान के जो प्लेयर्स आई थिंक क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ख़राब ले रही है पिछले कुछ अरसे में ऑस्ट्रेलिया में भी और अवे टूर्स में भी, तो आई थिंक उसको मद्देनज़र रखते हुए डिसिप्लिन का खास ख्याल रखने की बात की गई थी। और स्पेशली क्योंकि सुनने में आया था प्लेयर शायद रात को लेट सो रहे थे और ड्रेसिंग रूम में आकर फिर अपनी नींद पूरी कर रहे होते थे, उसको मेरे ख्याल से बेहतर करने के लिए वो फ़ाइन वाला एक वहाँ पर रूल रखा गया था। लेकिन खैर आज वो खुद ही ब्रेक हो गया। कर्नल साहब, शान मसूद ने बहसीत कप्तान इस सीरीज़ से अपने कप्तानी के करियर का आगाज़ किया। आप उनको बहसीत कप्तान किस तरह से देखते हैं? वैसे उनकी ऑस्ट्रेलिया में जो एवरेज है, जो बैटिंग की कारकर्दगी है, वो पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज और इस दौर के बेहतरीन बल्लेबाजों में जिनका शुमार होता है बाबर आजम, उनसे भी बेहतर। साथी तौर पर मैं समझता हूँ शान मसूद को हमें 3 से 4 साल पहले एज ए कैप्टन पाकिस्तान टीम में लाना चाहिए था।
इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि एक पढ़े लिखे और एक अच्छे बैट्समैन को बहुत मौका नहीं दिया बोल्ड गया। खुली खुली बातें कर रहे हैं कर्नल साहब भाई। देखें, बात यह है कि जो लीडरशिप एक डिफरेंट ट्रेट है, बैटिंग एक डिफरेंट ट्रेट है, वो एक डिफरेंट स्किल है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि शान मसूद इस वक्त डेफिनेटली पाकिस्तान की जो है ना वो क्रिकेट में सबसे अच्छा क्रिकेट कैप्टन हो सकता है, और उसके बाद मोहम्मद रिजवान जो है ना ही इज़ अ गुड लीडर। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, दो लेट कहते हैं इट इज़ नेवर टू लेट। तो बहुत अच्छा डिसीजन है, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ, और उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त है। आप देखें जिस तरह 2 टेस्ट मैचेस हुए, 2 हमने पाकिस्तान ने मैचेस वो हारे, लेकिन जिस तरीके से उसने कंडक्ट किया, जिस तरह वो बोला, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है शान मसूद का। और मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए प्लेयर्स को डिफरेंट स्किल्स चाहिए, जो कि शान मसूद के पास डेफिनेटली है। आपको मुख्तलिफ सलाहियतों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पस मंज़र है कर्नल साहब, वो तो बड़ा मुनज़्ज़म, तंजीम, इत्तेहाद, यकीन। पाकिस्तान टीम भी आपको लगता है कि जो आपने ड्रेसिंग रूम में सोना नहीं है, आपको ऐसे ग्राउंड में ऐसे नज़र आना चाहिए, आपको $500 जुर्माना हो जाएगा, आप ऐसे इक़दाम से काबू कर सकते हैं प्लेयर्स को? मैं सपोर्ट करता हूँ मोहम्मद हफीज़ के इस डिसीजन को। अच्छा, देखें, बात यह है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। ये पूरी कायनात ही एक डिसिप्लिन है, अल्लाह ताला ने एक डिसिप्लिन पैदा किया, और एज ए नेशन हम लैक करते हैं डिसिप्लिन को। मैं समझता हूँ कि आज शायद हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जब एक प्लेयर ड्रेसिंग रूम में बेशक वो नहीं खेल रहा, लेकिन जब वो मैच देख रहा है, तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो मुख्तलिफ कैप्टन ले रहे होते हैं, बैटिंग साइड का भी और जो दूसरा बॉलिंग साइड है, तो आप बहुत सारा आपको लर्न करने का मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल में सोने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। जब मैच स्टार्ट हो गया तो फिर तो मैच में आपकी 100% इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, और आपने लर्न करना है एट ईच एंड एवरी स्टेज कि क्या हो रहा है इस गेम में। तो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड डिसीजन दैट हफीज़ हैज़ टेकन, एंड ऑनेस्टली आई अप्रिशिएट दैट। आप उसके साथ हैं? मैं बिल्कुल मोहम्मद हफीज़ के साथ। $500 जुर्माना करने वाले फैसले के साथ हैं? देखें, बात यह है, बात जुर्माने की नहीं है, दिस इज़ वेरी सिम्बॉलिक। ये जुर्माना जो है ना, एट द मोमेंट दिस इज़ सिम्बॉलिक। जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो फिर हमें ये जुर्मानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वक्त मैं चूँकि खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मैंने काम किया है, तो ये ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है, और इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन आप मेरे से एग्री करेंगे कि ये पाकिस्तान को पे करेगा इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान को पे करेगा। जुनैद खान को फास्ट बॉलिंग कोच बने हैं फरीद, पाकिस्तान के अंडर 19 टीम के। मोहम्मद यूसुफ उसके हेड कोच हैं उस टीम के। आप इस इजाफे को कैसा देखते हैं, क्योंकि हाल ही में जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट हुई उसमें जिस टीम की वो क़यादत कोचिंग कर रहे थे उसमें उन्होंने कामयाबियाँ बहसीत कोच हासिल की हैं? ये आई थिंक अच्छा डिसीजन है, और इस्लामाबाद की वो करते हैं, इनकी आप बात कर रहे हैं, और इस्लामाबाद रीजन को उन्होंने जो है वो फतेह याब भी किया था। और मेरे ख्याल से क्योंकि अब देखें जितने भी कोचेस लगे हुए हैं पाकिस्तान सेटअप में, अभी वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल चुके हैं या रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं। मोहम्मद यूसुफ का आपने नाम लिया, चलो उनको अर्सा हो गया थोड़ा सा, लेकिन बाकी जैसे उमर गुल हैं या मोहम्मद हफीज़ खुद हैं टीम डायरेक्टर, वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर आए हैं, अब आपने जुनैद खान की जो बात की है, यासिर अरफात भी हाई परफॉर्मेंस कोच, इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, ECB में लेवल 4 वो कर चुके हैं। और जुनैद खान भी क्योंकि अभी अंडर 19 टीम का जो अभी आपको पता है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, एक बड़ी असाइनमेंट, उसमें रेहान रियाज जो मेरे ख्याल से उनकी मसरूफियत इनकी वजह से वो नहीं पाकिस्तान टीम के साथ अब जा रहे। तो ये अच्छा स्टेप है, क्योंकि अभी कोचिंग भी करके आए हैं इस्लामाबाद की, आई थिंक ग्रास रूट क्रिकेट से वाकिफ़ भी हैं। जुनैद खुद भी जो हैं वो काफ़ी क्योंकि क्रिकेट खेल चुके हुए हैं, बाहर भी जाके खेले, इधर भी खेले हैं, और मोहम्मद यूसुफ ऑलरेडी क्योंकि उनके साथ है टीम के, आई थिंक एक फिगर ऐसा जो पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर चुका है और रिसेंटली रिटायर्ड भी, जिसको मॉडर्न डे क्रिकेट डिमांड्स का भी पता है, और साथ साथ आपको पता है कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं इर्द गिर्द उनको भी वो पहले मॉनिटर कर चुका है कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे, उसके अंडर भी यकीनी तौर पे कुछ प्लेयर्स खेले होंगे जो स्क्वाड में शामिल हैं। तो अच्छा डिसीजन आई थिंक, और हार्टनिंग है कि जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जिन्होंने पाकिस्तान को लंबा सर्व किया है उनको उनके रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं रिवॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है कर्नल साहब, ये जो पाकिस्तान टीम की ऑस्ट्रेलिया में कारकर्दगी है और तब्दीलियाँ पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ में भी आई हैं, एक बड़ी बहस ये रहती है कि पाकिस्तान गैर मुल्की कोचेज़ की तरफ जाए या फिर अपने लोगों को लगाए। फ़िज़िकल फ़िटनेस के बड़े मसाइल हैं, जब से 2-3 साल से पाकिस्तान के मकामी कोचेज़ के साथ हम काम कर रहे हैं उस वक्त से ये मसला ज़्यादा नज़र आ रहा है, जबकि जब गैर मुल्की कोचेज़ होते हैं तो ये फ़िज़िकल फ़िटनेस वाला मामला नज़र नहीं आता है। तो आपको लगता है कि हमें अपने लोगों के साथ ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या फिर हम कहीं ना कहीं समझौता कर जाते हैं, हालांकि जो फिज़िकल फ़िटनेस के लिए लोग हैं वो गैर मुल्की हैं? देखें, मैं हमेशा फ़ॉरेन कोचेज़ के जो है ना मैं हक़ में हूँ। मैंने इंग्लैंड में बहुत सारा काम किया और मैंने देखा कि वहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है फ़ॉरेन कोचेज़ की, दे बिलीव इन मेरिट। हमारे जो पाकिस्तानी कोचेज़ हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली,
उनके साथ जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनके साथ ज्यादती हुई है। ये तो आप अभी प्रोग्राम से पहले नजम सेठी साहब से तो मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं, मेरी बिल्कुल किसी से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं वो जो आप बात कर रहे हैं और जो फॉरेन कोचेज़ हैं वो मेरिट के ऊपर यकीन रखते हैं। यस, ये इसमें कोई शक नहीं। मैं 14 ईयर्स इंग्लैंड में रहा हूँ और मैंने दुनिया के बहुत बड़े बड़े कोचेस से सीखा है वहाँ पे क्रिकेट की दुनिया में रहते हुए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगले 5 से 10 साल के लिए हमें फ़ॉरेन कोचेज़ की जो है ना वो खिदमत हासिल करनी चाहिए और उनके साथ हमारे कोचेज़ को असिस्ट करना चाहिए उनको, ताकि हमारे कोचेज़ सीखें। हमारे कोचेज़ जो हैं वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं होता वो माइंड करते हैं, वो चीज़ें देख के और प्लेयर को आउट कर देते हैं। जबकि आपने जब बच्चों को मतलब आपका ख्याल है कि ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर फैसले करते हैं? यस, डेफिनेटली। यही बातें सेठी साहब भी कहते हैं? नहीं, मुझे ये पता नहीं। बड़ी मेरा ख्याल है कि सोच आपकी यहाँ फिर मिलती है। हाँ, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि मैं और नजम सेठी साहब की सोच मिलती हो, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें 5 to 10 ईयर्स के लिए फ़ॉरेन कोचेज़ के साथ ही चलना चाहिए और हमारे जो कोचेज़ हैं उनको लोअर लेवल पे लगा के तो उनको जो है ना मौका देना चाहिए ताकि अपने आप को वो डेवलप करें और इम्प्रूव करें और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो पाकिस्तान टीम के साथ है। इसका मतलब कर्नल साहब की अगर सोच पर अमल किया जाए फरीद खान साहब, तो इसका मतलब तो ये है कि उमर गुल, सईद अजमल और उससे ऊपर डायरेक्टर टीम और हेड कोच पाकिस्तान टीम, उनकी जगह पर किसी और को होना चाहिए। नहीं, देखिए जो कर्नल साहब ने बात की, मोहम्मद यूसुफ देखिए अंडर 19 की कोचिंग कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ की भी एग्जांपल दी थी, यहाँ वीवीएस लक्ष्मण लगे रहे हैं इंडियन ग्रास रूट्स लेवल पे। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अब तो कोई कोच लग गया है, लेकिन मेरा जानता ख्याल है कि एटलीस्ट इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग डिसीजन ऐसे ले लेते हैं क्योंकि चेयरमैन चेंज होता है तो पूरा सेटअप चेंज हो जाता है। हम लोग वैसे भी आखिरी जो आईसीसी इवेंट है 2017 में जीते, वर्ल्ड कप आखिरी T20 का 2009 में, 92 में हम एक ही जो 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते में, तो कोई ऐसा भी नहीं है कि ओवरनाइट डिसीजंस लेने से हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो जो भी आता है एटलीस्ट वो कंसिस्टेंट रन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आके 5 महीने बाद बदल जाता है तो वो तनख्वाह ही ले रहा होता है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि साल पहले अगर ये निकलेगा तो उसको 3 महीने की तनख्वाह मिलेगी। इस तरह से जो भी लिखी होती हैं चीज़ें, जो मिकी आर्थर और ग्रैंड ब्रैडबर्न भी रहे हैं हमारे साथ, उसमें भी बेसिकली यही था कि आप एटलीस्ट उनको कंसिस्टेंटली एक लॉन्ग रन दे देते। चेयरमैन जो भी आता, आप उनका फैसला जो है अगले T20 वर्ल्ड कप के बाद कर लेते हैं, या उनको एटलीस्ट जितना कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसको पूरा करने, उस मुद्दत को पूरा करने का तो मौका मिले ना। अब हफीज़ आए, जो भी आए, ये क्या एक टूर में या एक जो इनको सीरीज़ मिलेगी उस असाइनमेंट से आप क्या जज कर लेंगे? यहाँ तो आप जो अब आए हैं उनको, अब नया चेयरमैन अगर आता है इलेक्शंस के बाद या जो भी PCB में तब्दीलियाँ आती हैं, कोचिंग स्टाफ अगर सेम रहता है, कुछ अर्सा ये प्लेयर्स के साथ काम करते हैं, तभी आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। तसलसल क्यों नहीं होता है कर्नल साहब हमारी हिकमत अमली में? जब हम कोई मंसूबा तैयार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो तसलसल क्यों नहीं होता? जो सबसे बड़ा इशू मैंने देखा है कि हमारे अपने ज़ाती इंटरेस्ट हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब तक पाकिस्तान में रह के हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या है, अपनी ज़ात की नफ़ी करेंगे तो फिर ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जब नजम सेठी साहब आते हैं तो टोटली एक डिफरेंट टीम होती है, ज़का अशरफ साहब आए हैं तो एक डिफरेंट टीम आ गई है। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इन दोनों टीम्स में से अच्छे बंदे क्यों नहीं इकट्ठे बैठ सकते। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के काम करने के लिए, पाकिस्तान की टीम को ऊपर लेके जाने के लिए हमें किसी पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। हम सब तमाम लोग जो डिलीवर कर सकते हैं, जो पैशनेट हैं, जिनको क्रिकेट का पता है, उनको इकट्ठे बैठना चाहिए और उनको पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। मतलब आप ये समझते हैं कि लोग अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं? ऑफ कोर्स, जब कोई बंदा आता है वो अपनी टीम लेके आता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो बंदे अच्छे हैं या नहीं हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बात की, मैं मोहम्मद हफीज़ के हक़ में हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी लॉट अवेलेबल टॉप लेवल क्रिकेटर्स की, मोहम्मद हफीज़ जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ऐसे लोगों को सामने लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों को सामने लाना, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ हसन साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। पाकिस्तान के कौमी खेल के हवाले से भी खबरें हैं, बात उन पर भी होगी, लेकिन इस वक्फे के बाद। जोर का जोड़ में आपको एक मतलब फिर खुशामदीद कह रहे हैं। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान हॉकी और पाकिस्तान में खेलों के हवाले से। कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फरीद खान साहब भी तशरीफ़ फरमाया। कर्नल साहब, 19 साल तक आरिफ हसन साहब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे, अब वो नहीं हैं, उनकी जगह पर कोई आएंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा जो दीगर खेलें हैं उनका भी कोई मुस्तकबिल है, कोई पुरसाने हाल है जो
जो स्विमिंग करते हैं, जो बैडमिंटन हैं, जो टेनिस खेलते हैं, जो टेबल टेनिस खेलते हैं, जो कुश्ती करते हैं, मुख्तलिफ खेले हैं ना, उनका कोई एथलेटिक्स सबसे बढ़ के? इस वक्त तो कुछ भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि जनरल आरिफ हसन जो है ना उनको छोड़ देना चाहिए, एंड आई थिंक देर आए दुरुस्त है। आई थिंक उनका अच्छा डिसीजन है कि क्योंकि नया शख्स आता है, लेट हिम डिलीवर, लेट हिम परफॉर्म नई एनर्जी के साथ। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ 3 to 5 years परफॉर्म करने के लिए बहुत टाइम होता है। 3 से 5 साल काफ़ी होते हैं। 3 से 5 साल बहुत टाइम होता है। एट द नेशनल लेवल आप परफॉर्म करें, और मेरे ख्याल में फिर नेक्स्ट बंदे को आना चाहिए और उसको जो है जो चीज़ें रह गई हैं वो नई एनर्जी के साथ आए और वो काम करे। एंड आई थिंक अल्लाह ने बड़ा, आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन दैट जनरल साहब हैज़ टेकन, और लेट दी न्यू पर्सन कम और वो परफॉर्म करें, और जो चीज़ें जो वीकनेसेस रह गई हैं उस पर काम किया जाए। फरीद खान साहब 19 साल तक POA के सदर रहे। आरिफ हसन साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान में खेलों का बहुत अच्छा वक्त गुजरा उनके दौर में? नहीं, डेफिनेटली 19 साल तो एक शख्स ने ऑब्वियसली गुजारे हैं एक जगह पर, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने पिछले 19 मेडल्स का एक मेडल भी कब लिया था ओलंपिक्स में। उस तरह देखें, कुछ ऑब्वियसली सिल्वर लाइनिंग्स आ जाती हैं, जैसे अरशद नदीम आ जाते हैं, या इस तरह के एथलीट्स जो हैं प्योरली नेचुरल जो उनका टैलेंट है उसके ऊपर वो आपको नज़र आते हैं। उसके बाद फिर जब हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, एट द सेम टाइम हम लोग इंडिया में देखते हैं नीरज चोपड़ा जैसे, जहाँ पर जिनको इतनी ज़्यादा की, लेकिन वो कैसे, उसकी ट्रेनिंग कैसे इन्वेस्टमेंट, वही मैं बात करूँ, जितना उन पर इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि एक मेडल जीतने के लिए अगर आप बड़े बड़े एथलीट्स हैं जैसे यूसेन बोल्ट थे या माइकल फेल्प्स थे, उनका जो एक मेडल जो 4 साल की उनकी वहाँ पर मेहनत है, उस पर कितना उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है या कितनी इन्वेस्टमेंट की जाती है, वो चीज़ हमारे जो यहाँ पर लैक करती है कहीं ना कहीं। और मेडल्स की जहाँ तक बात करें, ओलंपिक्स की बात करें, जैसे अभी कर्नल साहब कहते हैं कि 4-5 साल तो बहुत हैं, लेकिन 19 साल के अपने जो टेन्योर में आपको अगर आप लुक बैक करेंगे या देखेंगे कि आपने क्या पाया क्या खोया, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी, बल्कि सबके सामने ही वो चीज़ें हैं कि हम लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं। इवन हम लेट 90s में आखिरी दफ़ा मेरे ख्याल से एक फिर भी टीम थे जो कम्पीट करते थे, या एक हमारे कंटिजेंट था जो जाकर हमारी उम्मीदें था बनता था जाके, चाहे हमारी हॉकी टीम हो, चाहे हमारे एथलीट्स हों, या बॉक्सिंग में भी इवन। लेकिन अब तो खैर वो उम्मीद ही नहीं रही, अब तो इवन हम हॉकी टीम से कुछ डिलीवर करने की एक्सपेक्ट। हॉकी की बात की है फरीद खान साहब ने और कर्नल साहब, पाकिस्तान का कौमी खेल है, वहाँ पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सजाद खोकर साहब 2000 मेरा ख्याल 8 साल तक रहे हैं, 2015 से अब तक, और अब उनको ओहदे से हटाया गया है, तारिक मुफ्ती साहब आए हैं। आपको लगता है कि कौमी खेल के साथ कौम के हुक्मरान को बेहतर रवैया इख्तियार करेंगे? अल्लाह करे ऐसा हो। मेरे ख्याल में इनको सबसे पहले तो जितने भी ये स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। मैं 2 दिन पहले रावलपिंडी में एक मीटिंग में बैठा था जहाँ पे ये सारे हॉकी के जो है ना वो लेजेंड्स बैठे हुए थे। तो एक ही बात हो रही थी कि हमारे में जो ना इत्तेफाकी है, दे आर नॉट टुगेदर। हर बंदा चाह रहा है कि मैं ही मेरे पास आ जाए, और जो सबसे वो बड़ी बात वो हाईलाइट कर रहे थे दैट वाज द करप्शन, कि भाई पैसा जो है वो हॉकी में जो आता है वो अनफॉर्चुनेटली वो सही लग नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में राइट लोगों को लेके आया जाए और इन सब को इकट्ठे बिठाएं, और उसके बाद एक कलेक्टिव विजडम के साथ ही आगे चलें। अच्छे लोगों को लाने की ज़रूरत है। और आपने कहा कि करप्शन है। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शाहिद हाशमी साहब ने। हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। आप बताइएगा कि आप ये तीसरे टेस्ट मैच में शाहिद साहब जो कि शुरू होने को है, पाकिस्तान टीम के कमबैक की उम्मीद है आपको, और अगर आपके ख्याल में कमबैक पाकिस्तान ने करना है तो उसके लिए पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है? जिस तरह मेलबर्न की दूसरी इनिंग्स पाकिस्तान ने खेली वो बड़ी काबिल तारीफ है। अच्छा इंटेंट था, जीत के लिए गए, थोड़े से दूर रह गए। एक बड़ी इनिंग आ जाती, एक 150 रन की अगर 120-140 की पार्टनरशिप आ जाती, सबसे बड़ी पार्टनरशिप 61 रन की हुई, बड़ी पार्टनरशिप आ जाए, उसी पे बिल्डअप करें जिस तरह मेलबर्न में ख़त्म किया है। हेड हाई रख के खेलें, जिस तरह शान मसूद ने इनिंग्स खेली, जिस तरह सलमान आगा ने इनिंग्स खेली, जिस तरह रिजवान ने इनिंग्स खेली। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी रही, हमने 20 विकेटें ली, तो हम बिल्डअप कर सकते हैं। और सिडनी वो ग्राउंड है जहां पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट मैच 1995 दिसंबर में जीता था, और ये वो ग्राउंड है जो पाकिस्तान को सूट भी करता है। गो के अभी यहाँ पे बिल्कुल नई पिचेस रीले की गई हैं, आखिरी 5 में से 4 टेस्ट ड्रॉ हुए हैं। बारिश एक बड़ा फैक्टर रहती है पिछले 4-5 टेस्ट मैचों से, तो लेकिन उसके बावजूद सिडनी एक वो ग्राउंड है, अगर अच्छा सिलेक्शन कर लें, सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, 11 प्रॉपर प्लेयर खिलाएं जिनमें 4 से 5 प्रॉपर बॉलर्स हों और 6 बैट्समैन हो। अगर आपके 6 बैट्समैन कुछ नहीं कर सकते तो 7वां भी कुछ नहीं कर सकते। हाशमी साहब, ये
ये जो आपने कहा कि अच्छी सिलेक्शन की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है कि क्या उसमें रुकावट क्या है? मतलब कुछ दिफाई सोच है या आप समझते हैं कि अपनी किसी एक शोबे को मजबूत करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हम अपने स्पेशलिस्ट के ऊपर समझौता करते हैं? पार्ट में आपने देखा कि कोशिश की गई कि 10वें नंबर पर भी कोई बैट्समैन हो, ऑलराउंडर 2 खिलाए, फ़हीम अशरफ और आमिर जमाल, वहाँ प्रॉपर बॉलर मीर हमजा अगर खिलाते तो फ़र्क आता। स्पिनर आपने मेलबर्न में भी नहीं खिलाया, ठीक है, आप लकी थे कि आपने मेलबर्न में स्पिनर नहीं खिलाया और आप टॉस जीत गए। अगर आप टॉस हारते तो आपको स्पिनर चाहिए होता है, इसलिए कि आपने आखिरी फिर बॉलिंग करनी होती है। वहाँ पे जो भी टॉस जीता है वो पहले बॉलिंग करता है। इसी तरह सिडनी में भी ज़्यादातर जो टीमें टॉस जीतती हैं वो पहले बॉलिंग करती हैं, इसलिए कि आखिर में जाके फिर आपको प्रॉब्लम ना हो और बड़ी लीड लेकर खेलें। तो सिलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। हर आदमी की अपनी सोच होती है, ज़ाहिर है डायरेक्टर जो है मोहम्मद हफीज़, उनकी अपनी सोच होगी, लेकिन सिडनी में आपको प्रॉपर अगर आपने सिलेक्शन की, आप टॉस जीत गए, टॉस बड़ा क्रूशल होगा, तो आप 1995 के बाद टेस्ट मैच जीत सकते हैं, पोजीशन में हैं आप। दो बड़ी दिलचस्प सी चीज़ें हुई हैं, बल्कि दिलचस्प से ज़्यादा ये है कि एक हैरान कुन हुई है क्योंकि लोग तवक्को नहीं कर रहे थे। एक ये कि आरिफ हसन साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, POA के पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की सदारत उन्होंने छोड़ दी है, और दूसरा उसके साथ साथ ये हुआ है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में भी तब्दीली आ गई और नए सदर साहब इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। वो आज उन्होंने फवाद साहब से भी मुलाकात की है, फिर जो वफाकी सेक्रेटरी हैं उनसे भी मुलाकात की है। तो ये जो दो तब्दीलियां हैं, ये बड़ी तब्दीलियां हैं, आप इनको किस तरह से देखते हैं? नया साल है, खुशाइंद है कि बहुत अरसे से लोग जिन सीटों पर टिके हुए थे, 8 साल से खोकर साहब थे, तकरीबन 4 टेन्योर आरिफ हसन साहब ने की, तो खुशाइंद है, नए लोग आने चाहिए। और इसमें मिनिस्ट्री को जो IPC है इसको इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए कि हर 3 साल पे देखे कि किस ओहदेदार के टेन्योर में खेल कितनी तरक्की की है उसने। अगर नई तरक्की की तो फिर उनको 3 साल बाद हटा दें। 3 साल से ज़्यादा टेन्योर होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी के गेम ने तरक्की की है तो उसको सेकंड टेन्योर दें, वरना फिर सेकंड टेन्योर भी ना दें। और हॉकी के लिए तो बहुत सारी दुआएं, हमने अपना बचपन देखा है, जब हमने अपने बचपन में पाकिस्तान की डोमिनेंस देखी है, किस तरह पाकिस्तान ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप जीता था, वो सारी चीज़ें ख़राब हो गई। इंडिया की जो ब्लूप्रिंट है उसको अपनाना होगा। उन्होंने जूनियर लेवल से अपनी हॉकी सही की। अगर हम इसी तरह पड़े रहे कि हम शॉर्ट टर्म गोल्स रखे रहे तो हम कभी भी हॉकी को सुधार नहीं सकते। शॉर्ट टर्म गोल्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल हो और उसमें जूनियर लेवल से आप हॉकी को उठाएं, जूनियर्स को फिर सीनियर में ना खिलाएं, और फिर सीनियर को इसी तरह जब एक दफ़ा सीनियर खेल लेते हैं उनको फिर जूनियर खिलाना शुरू कर देते हैं। तो हॉकी में बड़ी एफर्ट चाहिए। अल्लाह करे, हमारी दुआएं हॉकी के साथ है, हमारा कौमी खेल। एक खबर आज और भी आई है कि हफीज़ साहब ने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी, और ये उस दौर में हुआ कि जब खिलाड़ियों पर थोड़ी सख्तियाँ हो रही हैं इस हवाले से कि अगर कहीं ना कहीं अगर उन्होंने कोई एक कवायद व ज़वाबित उनकी खिलाफ वर्जी की तो आपको जुर्माना होगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये ज़रूरत से ज़्यादा सख्तियाँ हैं, और इस खबर को आप कैसे देखते हैं? फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, या PSL के ऊपर भी कहीं ना कहीं उसके जो ख़तरात हैं साए उसके गहरे हो रहे हैं? देखिए, ह्यूमन एरर है, एक दफ़ा का जो होती है उसको गलती कहते हैं। अगर बार बार करेंगे हफीज़ तो वो हैबिट हो जाएगी। ज़ाहिर है अपनी फैमिली के साथ गए, फैमिली के साथ कहीं बैठे होंगे और फ्लाइट मिस कर दी, उनको टाइम का शायद अंदाज़ा नहीं हुआ। और जिस तरह की ये जुर्माने वगैरह हैं, टाइट करके रखें प्लेयरों को, प्लेयरों की परफॉर्मेंस पे उनको अकाउंटेबल बनाएं, लेकिन वो सारी चीज़ें फिर मीडिया में आती हैं, उससे प्लेयर के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है और उसको नदामत भी होती है कि मुझे $500 का फ़ाइन हो गया, $1000 का। विद इन द ड्रेसिंग रूम अगर रहें तो बात अच्छी है। और जहाँ तक आपने PSL की बात की, PSL पे थोड़े स्याह गहरे बादल छाए हुए हैं। जिस तरह उसकी TV राइट्स की हैंडलिंग हो रही है, जिस तरह मिनिस्ट्री ने अब कहा है कि हमें दिखाए बगैर आप TV राइट्स का फैसला नहीं करेंगे, हम अप्रूव करेंगे, तो उसके ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और फिर एडवर्टीजमेंट के भी ऊपर जब से सरोगेट कंपनीज का प्रॉब्लम हुआ है, उसको भी थोड़ा सा एक PSL के लिए समझें धचका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हाशमी साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। जनाब, पाकिस्तान के कौमी खेल के लिए एक अच्छी उन्होंने ये कहा है कि हमें दोबारा अगर बेहतरी की तरफ जाना है तो हमें इंडिया का जो एक फार्मूला है, शुरू में कर्नल साहब ने क्रिकेट पे इंडिया की बात की, अब शाहिद हाशमी साहब ने हॉकी में इंडिया की बात कर दी है। फरीद खान साहब, कहाँ से हमें सीखने की ज़रूरत है? फिर मैंने भी आपको ओलंपिक्स के केस में नीरज की, आपने नीरज चोपड़ा की बात कर दी है, इसलिए दी थी कि देखें जो चीज़ कोई अच्छी कर रहा है यहाँ हमें नज़र आ रहा है प्रोग्रेस, क्योंकि हम इंडिया को भी देखते हैं अपने बचपन में,
पाकिस्तान की हॉकी, क्योंकि मैं जब था तब तो जाहिर बात है उतना पुराना नहीं हूँ मैं जितने आप लोग हैं यहाँ, जब से आप लोग साहब आपको कह रहे हैं नहीं मतलब मैं सुहेल अब्बास, शकील अब्बासी तक या मोहम्मद वसीम, नदीम तक जा सकता हूँ पीछे, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता, ऑब्वियसली फ्लाइंग हॉर्स तक नहीं जा सकता मैं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है तब भी इंडिया के साथ पाकिस्तान कम्पीट करता था और मैचेस निकालता था और जीतता भी था। और यहाँ पर भी इवन जो हमने देखे हैं नेशनल स्टेडियम में मैचेस, और मतलब पाकिस्तान की हॉकी का मेयार ही डिफरेंट था। हाँ ये आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेटफ आई, नेशनल ग्रास से हॉकी हट गई, फिर हमने कैचअप नहीं किया मॉडर्न डे जो हॉकी थी उसके साथ, या जो भी आप कह लें। लेकिन जो अभी शाहिद भाई ने पॉइंट उठाया कि इवन सीनियर्स जो हैं वो जूनियर्स में खेल रहे थे, आपके जूनियर की टूर्नामेंट में अगर आप देखें जो अभी हॉकी की आप खेल रहे थे वहाँ पर आपके अच्छे खासे सीनियर प्लेयर्स खेल रहे थे, और वहाँ पर अगर आप किसी को हरा देते हैं या क्लोज जाते हैं, बाद में आप उस रिजल्ट को सेलिब्रेट करते हैं, तो पता चलता है जब सीनियर लेवल पे वही प्लेयर्स खेल रहे हैं अपने सीनियर्स के साथ या उन प्लेयर्स के साथ जो उनके हरीफ हैं, तो वहाँ पर हम स्ट्रगल करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ठीक होने की ज़रूरत है। ग्रास रूट लेवल पे ऑब्वियसली काम होना भी है, क्योंकि हम मॉडर्न डे हॉकी अगर देखें, हम बेल्जियम को देखें, स्पेन को, इवन अर्जेंटीना को देखें, या इंडिया को ना भी देखें, हम नेदरलैंड्स को देखें, जर्मनी को देखें, इस तरह की टीम को देखें कि वो कहाँ पर स्टैंड करते थे और हम अब कहाँ स्टैंड करें। जो हमारे सामने 7-7, 8-8 गोल से हारा करते थे एक वक्त पे, अब वो हमें अपने पास आराम से पास ही नहीं लगने देते। कर्नल साहब आपने जिक्र किया कि आप एक ऐसी जगह मौजूद थे, जब आप शहर इक़्तिदार का जिक्र करते हैं तो फिर एक मुलाकात का जिक्र करें, उसमें फिर आप ये भी कहें कि स्टेक होल्डर इकट्ठे थे और उसमें आप ये भी कहें कि करप्शन की बात हो रही थी, तो फिर महसूस ये होता है ये कोई बहुत ही पाकिस्तान के बाइख्तियार लोगों में आप तशरीफ़ फरमा थे और वहाँ पर करप्शन की बात हुई है। सवाल ये पैदा होता है कर्नल साहब, करप्शन को रोकने की भी कोई बात हुई है, या फिर कहें जी फंड्स आते जाएँ और फिर इनको इधर से ऐसे चले जाते जाएँ? देखिए बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो करप्शन है ये हमारे सिस्टम का एक हिस्सा बन चुकी है। और मैंने एक बात पहले भी की थी, जब तक हम नेशनल इंटरेस्ट को सामने नहीं रखेंगे, सबसे पहले पैशन, नेशनल इंटरेस्ट, ये दो चीज़ें अपनी ज़ात की नफ़ी करके जो है वो लगा दें। अभी मैंने आपको देखा है, आप तमाम क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद होते हैं, आप देख लें कौन सा क्लब है लाहौर का जिसमें जो है ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसों की कमी नहीं है, क्या वहाँ पे वो पिच कवर्स नहीं दे सकते? क्या वहाँ पे रोलर तो नहीं दे सकते? उन क्लब्स को दे सकते हैं, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकता? अगर हम 60 लाख रुपए एक कोच को दे सकते हैं, 50 लाख पर मंथ दे सकते हैं, तो कितनी के पिच कवर्स आते हैं? अ कपल ऑफ लैक। साइड स्क्रीन कितनी ग्राउंड में मौजूद हैं लाहौर में? मैंने सब ग्राउंड देखी हैं लाहौर की, सिवाय 2-3 के, किसी जगह साइड स्क्रीन नहीं है। तो देखें बात यह है कि ये जब तक हम अपने गिरबान में नहीं देखेंगे, हम पैशनेट नहीं होंगे, हम ईमानदार नहीं होंगे, नेशनल इंटरेस्ट को आगे नहीं रखेंगे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आज चाहें तो लाहौर के सारे क्लब, जितने बड़े क्लब्स हैं, वहाँ पे जो है ना ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सकता है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमें फंड्स का मसला नहीं है, हमने राइट जगह पे वो पैसे लगाने हैं, राइट मैन एट द राइट प्लेस, और पैसे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाने की। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल प्रोवाइडेड हमारे में वो पैशन हो, वो पाकिस्तान की जो ये विजन भी फिर पैशन से आएगा ना जी। विजन भी बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप में पैशन ही नहीं होगा तो फिर आप में विजन कैसे आप कैसे वो सोच सकेंगे कि जैसे आपने बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तमाम के तमाम जो पाकिस्तान लाहौर में, आपने लाहौर से शुरू किया कि जो क्रिकेट क्लब्स हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे तो वहाँ पर ये बुनियादी सहूलतें खेल की जो हैं वो मुहैया की जा सकती हैं। अगर वो करना चाहे तो कर सकता है। अगर 60 लाख के कोच को दे सकते हैं तो ये जो क्लब जहाँ से आपके खिलाड़ी आने हैं वहाँ पर भी ये सारी सहूलतें दी जा सकती हैं। इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि आपके रास्ते में कोई आ जाए और आपको रोक ले, किया नहीं जा सकता। फरीद खान साहब, जब हम पाकिस्तान के अंडर 19 टीम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है, एन मौके पर दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि आप कोच का तकर्रर एन सीरीज़ से पहले करें? हमने लगाया यासिर अरफात साहब को, एन वर्ल्ड कप से पहले हमने मतलब टीम तैयारियां कर रही है, और जो बॉलिंग कोच इससे पहले 1, 2, 3 टूर्स पर टीम के साथ थे, अचानक उनको बदला, जुनेद खान साहब को लगा दिया। जुनेद से कोई नहीं है, लेकिन जो फैसला साजी है, जुनेद के ऊपर भी एक इजाफी जिम्मेदारी आ गई कि जी अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो लो जी बड़ी बातें करते थे। ये जो किस किस्म की फैसला साजी है? नहीं, ऑब्वियसली ये जो डिसीजन है उनके प्रेस रिलीज़ के मुताबिक तो उनकी मसरूफियात थी या जो भी उनके पर्सनल रीजन थे जिनकी वजह से वो हटे हैं। तो अब ये मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कितनी सदाकत है, लेकिन जो जुनेद का जहाँ तक केस है, ऑब्वियसली वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अब अकाउंटेबल भी होंगे, जैसे मोहम्मद यूसुफ पे फिर, क्योंकि जब पाकिस्तान थ्रू आउट जीतता जा रहा था और इंडिया को भी आपने हराया था,
एशिया कप में फिर आप एकदम से हार गए, उस पर सवालिया निशान उठने लग गए। अब जाहिर बात है ये यूएई से हार थी आपकी वो भी, और अब आप जब जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं जहाँ पे मुख्तलिफ टीम यूएई ने जब पाकिस्तान को शिकस्त दिया ना 19 10-10 हज़ार दिरहम उनको इनाम मिला। हाँ, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि फाइनल खेलना उनके लिए बड़ी बात है। और इवन इंडिया तो बांग्लादेश से हारा, बांग्लादेश की टीम तो फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है पिछले अरसे में, और अच्छी टीम है, उभरती हुई टीम है। यूएई ने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो खुद पाकिस्तान में क्रिकेट खेल के आए हुए थे और वो अब जाकर यूएई में सेटल्ड है। और मेरे ख्याल से क्योंकि आप देखें अब एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है एक तरह से, और बहुत कम टाइम है उनके पास भी, और क्या डिलीवर वो करेंगे, कितना वो काम कर पाएंगे, और क्या अंडर 19 वर्ल्ड कप से आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सिर्फ एक टूर्नामेंट से, ये भी देखना ज़रूरी है। लेकिन मेरे ख्याल से जुनेद एज अ पर्सन या एज अ प्लेयर जो उनकी काबिलियत है, जो जितना वो पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं, आई होप इट डज वेल। उनको अभी चूँकि वो ग्रास रूट से आए हैं बुनियादी तौर पर, जिसका कर्नल साहब ने शुरू में जिक्र किया। कर्नल साहब, ये जो आपको किसी एक टूर्नामेंट के लिए या एंड टूर्नामेंट से पहले जिम्मेदारी मिलती है, तो फिर आपके ऊपर इसका इजाफी दबाव भी आता है, फिर तनकीद भी होती है। और आजकल तो आपको पता है तनकीद के मुख्तलिफ ज़राए हैं, लोग अखबारात हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं, फिर आपका डिजिटल है, लोग तो बहुत शदीद अल्फाज में भी तनकीद करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ क्रिटिसिज्म जो है ना, दैट शुड नॉट बी फॉर द सेक ऑफ इट। अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पर जाएँ तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी कोच को जब आप लगाते हैं तो उसको कम से कम 2 से 3 महीने पहले दें उस टीम के साथ काम करने के लिए। जैसे जुनेद खान को मौका मिला है, तो मैं जुनेद ज़िया को तो बहुत मौका मिल गया कर्नल साहब, जुनेद ज़िया को तो बहुत मौका मिल गया, साल हो गए हैं, 2-3-4 साल हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में जुनेद हाँ जो है ना, दैट इज़ अ वेरी गुड एडिशन। लेकिन इनको 2 से 3 महीने पहले अगर हम लाते ताकि वो टीम को देते। कहीं आप 2-3 साल इसलिए तो नहीं कह रहे कि आप हफीज़ की भी हिमायत करते हैं कि उसको भी 2-3 साल मिलने हैं? नहीं, इंशाल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मोहम्मद हफीज़ परफॉर्म करेगा। और शान मसूद की जैसे आपने बात की थी पहले हमने, तो शान मसूद को भी हमें 2 से 3 साल कप्तानी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टफ सीरीज़ आई है तो उसको हमने एक परफॉर्म करने का मौका दे रहे हैं और उसके बाद उसको चेंज कर दिया जाए। आई विश कि उसको कंटिन्यू करें 2 से 3 साल। और इसी तरह जुनेद खान को भी जब वो आगे हैं, ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर, मेहनती आदमी हैं, और उनको हमें 2 से 3 साल देने चाहिए इस स्लॉट पे, ताकि वो काम करें और बच्चों को डिलीवर कर सकें इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट। ठीक है, डेविड वार्नर भी जा रहे हैं जी, और आखिरी मैच पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है उनका। फ़रीद खान साहब और पाकिस्तान के साथ तो उनकी बहुत करीबी मोहब्बत है, बहुत ही गहरा ताल्लुक है परफॉर्मेंस के हिसाब से। नहीं, उनकी टेस्ट एवरेज ऑस्ट्रेलिया में और उनकी टेस्ट एवरेज अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत कमाल है, और उनका होम ग्राउंड है सिडनी का जहाँ पर वो खेलेंगे, और मेरे ख्याल से एक बड़ा उनके लिए इमोशनल मोमेंट भी है, क्योंकि बहुत लंबा उनका करियर रहा है, और वो कुछ ऐसे प्लेयर्स में से आए हैं जिन्होंने हमेशा टेस्ट क्रिकेट को और इंटरनेशनल क्रिकेट को तरजीह दी है ओवर लीग क्रिकेट। और वो क्योंकि ऐसी जनरेशन ऑफ क्रिकेटर से आए हैं जो वो खुद भी कहते हैं कि मैं लकी रहा हूँ, क्योंकि आज की जनरेशन में अगर वो होते तो शायद वो उस तरह से टेस्ट क्रिकेट को फोकियत ना दे पा रहे होते बाकी फॉर्मेट्स के ऊपर। और इस तरह का प्लेयर जिसने एक लेगेसी छोड़ी है ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स की, उसके बाद मतलब जो हेडन लैंगर की लेगेसी थी जो पहले चलती, आज उसको संभाला इन्होंने डेविड वार्नर ने, और बड़ा अरसा इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को जो सर्व किया। और मेरे ख्याल से अब एक अच्छा उनके लिए टाइम है अपने बूट्स जो है हैंग अप करने का, और पाकिस्तान जैसा ओपोनेंट उनके सामने आई थिंक, और होम ग्राउंड है जहाँ पर अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, यादगार बनाना चाहेंगे। शाहीना अफरीदी के वर्कलोड को भी कम करने का फैसला पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने किया है। आपको लगता है कि ये बड़ी किल्लत है पाकिस्तान के पास? एक तरफ हम लीग क्रिकेट हर जगह पर खेलते हैं लेकिन हंसते भी हैं फिर साथ साथ। देखिए, 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट है। मैं वसीम भाई को सुन रहा था, वसीम अकरम की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि किसी भी फास्ट बॉलर को रेस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप रेस्ट देंगे तो उसकी जो लाइफ है, लाइफ ऑफ बॉलिंग, वो रिड्यूस हो जाएगी। वेयर एज वकार यूनस, उनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरे ख्याल में ये हमें उन लेजेंड्स पे छोड़ देना चाहिए, या वो क्रिकेट जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उन पे छोड़ दें कि इसको रेस्ट देना है या कंटिन्यू करवाना है। तो मेरे ख्याल में आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन प्रॉब्ली। लेकिन आपके ख्याल में इसके ऊपर वक्त काम तो होना चाहिए कि कितनी क्रिकेट कहाँ किस तरह से खेली जाएगी और किस तरीके से आपने उनको तकसीम करना है। डेफिनेटली लीग्स में मैं समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स को कम से कम जाना चाहिए, मैक्सिमम 2 लीग्स में उनको मौका देना चाहिए, बाकी वो पाकिस्तान के लिए खेलें, और पाकिस्तान के अंदर अगर वो अवेलेबल हैं तो क्लब लेवल पे जो है ना वो परफॉर्म करें, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको भी मौका मिले उनके साथ खेलने का। डॉक्टर साहब, आपने क्लब से शुरू की थी बात और प्रोग्राम ख़त्म हो गया, क्लब पे ख़त्म हुई। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रास रूट्स के साथ आपकी इतनी मोहब्बत का। फरीद खान साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान में खिलाड़ियों के लिए जो बुनियादी सहूलियात हैं, क्रिकेट इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि यहाँ पर आपके पास वसाइल की कमी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, लेकिन दीगर जितनी भी खेलें हैं
वहाँ पर उनका कोई हाल नहीं है। हुकूमत वक्त को इस अंदाज़ में ज़रूर सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान के नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ लाना है तो खेल के मैदानों को आबाद करना है। खेल के मैदानों को आबाद करने के लिए आपने अपना किरदार अदा करना है, हमने अपना किरदार अदा करना है। हम सब मिलकर किरदार अदा करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।